नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी जो प्रश्न लिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 56 नंबर का क्लास है जो करा दिया गया है। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो 1 से लेकर के 56 तक का जो क्लास है यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है, आप लोग जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का जो क्लास है उसमें हम लोग 57 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। ये रहा हमारा 57 नंबर का क्लास, इसे हम लोग आज लोग कंप्लीट करेंगे। और ये प्रश्न पहला क्या कर रहा है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में कौन देश आगे है। तो देखिए इस तरह से ये इकोनॉमी का प्रश्न है। इस क्लास की खास बात ये है कि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे, जिससे आपकी जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, चाहे इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर, सभी चीज का रिवीजन हो जाएगा। देखिए मानव विकास सूचकांक कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं जो हमारे बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा, जो भारत मतलब इंडिया लेवल पे भी होता है और वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ संस्थाएं होती हैं, वो अपना कुछ रिपोर्ट जारी करती हैं और उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा देश आगे है, या भारत में कौन सा राज्य आगे है, या कोई पूछ लेता है कि भारत में कौन सा, या अगर कोई जिला भी पूछ लेता है। अगर इंडिया लेवल का रिपोर्ट है तो जिला भी आपका यहाँ पे पूछ लेता है। तो देखिए अभी मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ये जारी करता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे ये कौन सा देश आगे है ना, तो आप लोग बताएंगे कौन सा देश, स्विट्जरलैंड आ गया। इसमें कौन, स्विट्जरलैंड देश आ गया। अगर आपसे पूछे कि भारत कौन से स्थान पे है, ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि भारत का स्थान इस रिपोर्ट में कौन सा है, तो भारत इसमें 134वें स्थान पे, किस नंबर 134 134वें स्थान पे है। अगर आपसे पूछे कि ये इस रिपोर्ट मतलब मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या क्या देख करके, किन किन बातों को मद्देनजर रख करके यूएनडीपी इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो इसके 3 आधार होते हैं जो ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जीवन प्रत्याशा, कौन कौन से आधार होते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवन प्रत्याशा, उसके बाद दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है क्या, जीवन, पहला प्रति व्यक्ति आय और मतलब पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, कौन कितना कमा रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। उसके बाद पहला मतलब तीसरा नंबर पे हो जाएगा क्या, साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या हो जाता है कि देश में कौन से लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता दर या लिटरेसी रेट इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रख करके यूएनडीपी इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में कौन सा देश आगे है। तो इसमें स्विट्जरलैंड देश इस बार आगे है। भारत का स्थान 134वां है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक पूछ ले जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करें, इसकी आधार कौन कौन से, 3 आधार लेकर के जारी करता है। पहला हो गया आपका जीवन प्रत्याशा, दूसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय, तीसरा हो गया साक्षरता। इन बातों को ध्यान रखकर ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करता है। और अगला प्रश्न आ चुका है हमारा, ये प्रश्न आएगा किसमें, ये प्रश्न आ चुके हैं और फिर ये प्रश्न जियोग्राफी में आएगा, जब परिवहन आप लोग पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ाया जाता है, परिवहन में। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, तो देखिए परिवहन, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है। देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले भारत की, अगर यहीं पे पूछ लेता भारत की पहली ट्रेन कौन सी है, अगर आपसे पूछे भारत की पहली ट्रेन कौन सी, तो जवाब को दूसरा हो जाता। अगर आपसे पूछे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब को दूसरा हो जाएगा। अगर सुपर फास्ट ट्रेन के बारे में पूछे तो कौन सी ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन। कौन सी, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी जिसका नाम था क्या, डेक्कन क्वीन। क्वीन मतलब क्या, रानी। और ये चलाया गया था कब, 1930 में। अब ये चला कहां से कहां तक था, ये भी बातें पूछा जाएगा। तो ये मुंबई से
कहां तक? थाने तक चला था। कहां तक? मुंबई से पुणे तक चला था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई से पुणे। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी, तो इसका नाम था क्या? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। तो इस ट्रेन का क्या नाम था? भारत की पहली ट्रेन जो भारत में पहली बार चली थी, भारत की पहली ट्रेन जो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853। और किसके शासनकाल में चली थी? ये भी पूछा जाता है कि डलहौजी के शासनकाल में चली थी कि किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के समय में चली थी। और इसे भारत का मतलब डलहौजी के भारत का रेल व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है डलहौजी को। और अलग बात, हड़प नीति भी इन्होंने ही लाया था। उसके बाद ये कितने किलोमीटर तक चली थी? तो ये ट्रेन जो चली थी 34 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक चली थी? तो ये वाली जो ट्रेन थी ये मुंबई से थाने तक चली थी। कहां तक? मुंबई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि 1905 में हुई थी। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा वो आप लोग इसका जवाब देंगे। देखिए क्या क्या पूछा गया है आज तक एग्जामों में। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी, तो आप लोग क्या बताएंगे? पहली सुपरफास्ट ट्रेन पूछे तो डेक्कन क्वीन। अगर आपसे पूछे भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी, भारत की पहली ट्रेन तो ब्लैक ब्यूटी चलाई गई थी। और वो कहां से कहां तक चली थी? 1853 में। किसके शासनकाल में चली थी? तो वो चली थी आपके डलहौजी के शासनकाल में, 34 किलोमीटर दूरी और मुंबई से थाने तक के बीच की। अगर डेक्कन क्वीन की बात करें तो ये मुंबई से पुणे तक चली थी और 1930 में चली थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। तो इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है साइंस से। तो साइंस भी हमारे एग्जामों में पूछा जाता है, साइंस से प्रश्न। और वहां पे 3 पार्ट होते हैं साइंस के। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जीव विज्ञान होता है, मुख्य रूप से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। इन तीनों के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ते रहते हैं। देखिए पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्तरस के बारे में बात करें तो ये देखिए स्रावित तो होता है आपके यकृत से। लेकिन यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पित्तरस स्रावित कहां से होता है, तो आप लोग बताएंगे यकृत से स्रावित होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्तरस जो है ये इकट्ठा कहां पे होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है। कहां पे? पित्ताशय में जाकर होता है ये इकट्ठा। उसके अलावा क्या प्रश्न इसे पूछा जाता है? अगर आपसे पूछे कि पित्त रस का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे हरा और पीला दोनों तरह का रंग होता है, इसमें मिक्स होता है, हरा पीला रंग का होता है। अगर आपसे पूछते पित्ताशय का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 7.7 यहाँ पे होता है। और ये कैसा होता है? जब 7 से ऊपर रहेगा तब कैसा? क्षारीय होगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, कुछ जूस के बारे में जो हमारा शरीर या उससे संबंधित ग्रंथियां स्रावित करती हैं। जैसे अगर आपसे पूछे इंसुलिन का स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन का स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये अग्नाशय करती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि कहती है। अगर आपसे पूछे कि वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन तो ये आपका कहता है पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायरॉक्सिन यहाँ पे लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, लेकिन आप लोग जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो ये करती है आपकी थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है, पीछे वाले पार्ट में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त जो है स्रावित करने का काम करता है यकृत। अगर आपसे पूछे पित्त इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। पित्त का रंग कैसा होता है? तो हरा पीला रंग का होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, ये क्षारीय विलयन होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे इंसुलिन का स्राव अग्नाशय करती है। वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, हमारे मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे स्थित होती है।
और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है, और यहाँ पे गले में पीछे की साइड में स्थित होती है। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से रोज क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको मिलेगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रश्न की ओर, इसी तरह से सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो देखिए, ये ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं या फिर करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, इस तरह के जो करंट टाइम के जो लेखिका वगैरह हैं। तो ये एक लेखिका थी, उनका नाम था कमला दास। क्या नाम था उनका? कमला दास। इन्होंने क्या किया? अपने लेखन कार्य के लिए एक उपनाम रखा, जिसका नाम क्या था? माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी के नाम से ये अपनी जो रचनाएं हैं वो करती थी और उसको प्रकाशित करवाती थी। जैसे सेम इसी तरह से गुलरुखी नाम से एक हिस्ट्री में एक है, लोधी वंश का शासक था, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। तो और इसका क्या नाम था? इसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक इसी तरह से सिकंदर लोधी की तरह से इन्होंने भी क्या किया? माधवीकुट्टी के नाम से, उपनाम से अपना जो लेखन कार्य वो करती थी, और उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम कमला दास था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कमला दास के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ने की कोशिश करें तो अगर आपसे पूछे कि इनकी भाषा कौन सी थी, किस भाषा में ये लिखती थी, तो ये अंग्रेजी भी जानती थी, अंग्रेजी में भी लिखती थी एंड मलयालम में भी लिखती थी। अब आप लोग बताएंगे कि मलयालम कहाँ की भाषा है, कहाँ की भाषा है मलयालम, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। किसको? माधवीकुट्टी को। और तो कब दिया गया था? तो 1985 में, 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी प्रसिद्ध रचना है समर इन कलकत्ता। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, समर इन कलकत्ता। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये कमला दास ने किया था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जिस तरह से गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था और ये लोधी वंश का शासक था, उसी तरह से इन्होंने भी किया था। और इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा जो है अंग्रेजी और मलयालम थी, और ये केरल की मलयालम बोली जाने वाली भाषा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1985 को दिया गया था, और रचना इनकी क्या क्या है? तो समर इन कलकत्ता इनकी एक फेमस रचना है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो देखिए, संसद जो आदर्श ग्राम योजना है, ये जो योजना है इसके प्रेरणा सोर्स कौन है? तो ये है आपके महात्मा गांधी जी। कौन है? ये बातें आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी। ठीक, अब ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि आदर्श इनके कौन है? तो महात्मा गांधी जी। अगर पूछे सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसके तहत सांसद जो लोग हैं, सांसद लोग जो वो अपने क्षेत्र की किसी एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे, उसके विकास में मदद करेंगे, उसके विकास पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे, और ये है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, अब ये योजना, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये योजना जो है शुरू किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए इसका अलग हो जाएगा। अगर पूछे कि ये सांसद ग्राम योजना शुरू किसने किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 2015 में, 2014 में से शुरू किए थे। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ योजनाओं के बारे में जो हमारे देश में चलती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, अगर आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, तो मेक इन इंडिया जो योजना थी आपकी, ये आपकी शुरू हुई थी 25 सितंबर 2015 को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एक योजना और आप लोग, हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके तहत खाता खुलवाया जा रहा था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब चला था? तो ये भारत में चला था, 28 अगस्त, डेट पूरा आप लोग याद रखेंगे, 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया भी 2014 था।
ये भी 2014 में। एक और योजना आप लोग ध्यान रखेंगे जो 2015 में है, और उसका क्या नाम है, एक योजना और है, उसका नाम है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हाँ, बालिकाओं से संबंधित योजना, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब कहाँ शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 22 जनवरी, आप लोग ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 2015 को शुरू होने वाली योजना है। और कहाँ से शुरू हुई थी, पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा, यहाँ से ये योजना शुरू होती है। तो ये कुछ योजनाएं थी जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो ये है आपकी महात्मा गांधी, और आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन शुरू किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे 2014 में शुरू किया था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया था, और वो एग्जाम में बहुत पूछी गई और आज भी पूछी जाती हैं। तो अगर आपसे डिजिटल इंडिया योजना, तो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया। और जब प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इन्होंने शुरू किया था, ठीक। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जो है, ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से ये योजनाएं शुरू की गई थी, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो देखिए यहाँ पे मतलब कुछ राज्य और उनकी राजधानी भी पूछी जाती है, और कुछ राज्य और उनके क्या बोलते हैं, मतलब राज्यपाल पूछे जाते हैं, कुछ राज्य और उनके प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछी जाती हैं। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना के जो गवर्नर है वो हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है, जिष्णु देव वर्मा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर इसी तरह से और भी राज्यों के पूछे, आंध्र प्रदेश के पूछे, कौन है वर्तमान में राज्यपाल, मतलब जी मतलब गवर्नर, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये है आपके अब्दुल नजीर। कौन है, अब्दुल नजीर, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पे आप लोग उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन है, उत्तराखंड के गवर्नर, तो ये है आपके गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। ये बातें आप लोग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कर्नाटक के गवर्नर कौन है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो ये थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद्र गहलोत है, ठीक। उसके अलावा अगर आपसे पूछे केरल के कौन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आरिफ मोहम्मद है, आरिफ मोहम्मद, आरिफ गलत हो गया है। और अगर आपसे पूछे कि मेरे पे बिहार कौन है, बिहार के कौन है, तो वो है राजेंद्र अर्लेकर, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बढ़ेंगे, मतलब इसका रिवीजन पहले कर लें। देखिए तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा है तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल, ठीक। आंध्र प्रदेश के पूछे तो अब्दुल नजीर जी हैं, उत्तराखंड के पूछे तो गुरमीत सिंह है, और कर्नाटक के पूछे तो थावर चंद गहलोत हैं। उसके बाद ठीक केरल के अगर आपसे पूछे तो मोहम्मद आरिफ हैं। उसके बाद बिहार का पूछे तो राजेंद्र अर्लेकर। सब चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की, तो देखिए ये थे आपके एक बहुत ही फेमस लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में जनसंख्या से क्या फेमस है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके काल में जनसंख्या से संबंधित कौन सा फेमस कार्य हुआ था, आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी इन्होंने, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन, ये इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, वर्नाकुलर, पहले तो आप लोग यही बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं
कि इसको शुरू करने वाले कौन थे, कौन से गवर्नर, और इसको समाप्त करने वाले कौन थे। तो समाप्त करने वाले तो यही हैं जिनकी वजह से ये प्रश्न लिया गया है। कौन है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने इसे कब मतलब समाप्त किया था? तो 1882 में इसे इन्होंने समाप्त किया था। लेकिन शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किए थे लॉर्ड लिटन ने। कब? लॉर्ड लिटन 1878 को इन्होंने इसे शुरू किया था। कब? 1878 को। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो भारत मतलब जब आपकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिस समय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, तो उस समय कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी गई। तो पहले तो यहाँ पे हमारे भारत में वो न्यूज चैनल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, केवल रेडियो होता था। मतलब काफी हद तक वो भी बहुत कम था। और जो अपना बात है लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरे समाज में, पूरे देश में पहुंचाने के लिए, तो पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। तो जो भारतीय पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भड़काऊ टाइप की जो पत्र पत्रिकाएं थी, उन पर रोक लगाने के लिए ये मतलब शुरू किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बीच में प्रेस भी है, तो आप लोग इससे पकड़ लेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था, पत्र पत्रिकाओं के लिए आया था। ठीक, अब इनके समय में, रिपन के समय में ही सिविल सेवा की जो आयु थी, सिविल सेवा में प्रवेश होने की जो आयु थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखें, उनमें संशोधन किया गया था। सिविल सेवा में जो प्रवेश होने की जो आयु थी पहले निर्धारित की गई थी कितने वर्ष? 19 वर्ष। फिर आगे चल करके इसे कितना वर्ष बढ़ा दिया गया था? 21 वर्ष। तो अभी तक 21 वर्ष होता है सिविल सेवा में प्रवेश करने के लिए। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहीं से संबंधित है। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये कौन से वायसराय किए थे? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक। क्या कहा जाता है इन्हें? स्थानीय स्वशासन के जनक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब शुरू हुआ था? तो लिटन के समय में ही शुरू हुआ था 1878 में। लेकिन समाप्त किसने किया था? रिपन ने समाप्त किया था 1882 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु है पहले 19 वर्ष थी, 19 वर्ष से बढ़ा करके कितना वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष। ठीक, जिस तरह से वोट डालने की आयु भी बढ़ाया गया है, पहले 21 वर्ष था, अब उसे कम करके कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि रूर क्षेत्र कहाँ का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? ये रिपीट होकर प्रश्न आया है। तो रूर क्षेत्र, ये सभी जियोग्राफी के प्रश्न है और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न था। तो यहाँ पे जीएस के जो सभी सब्जेक्ट होते हैं सभी से यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेगा। रूर क्षेत्र कहाँ का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर क्षेत्र जो है जर्मनी में है, जर्मनी। अब क्या है ये रूर क्षेत्र? आप लोग सुने भी होंगे, बहुत बार सुने होंगे कि ये रूर क्षेत्र ये क्या है? भारत का भी रूर क्षेत्र कहा जाता है किसे? छोटा नागपुर पठार को। तो आखिर रूर क्षेत्र ये क्या है? तो देखिए रूर क्षेत्र जो है, यहाँ पे एक रूर नदी है। जर्मनी में क्या है? रूर ऐसे करके होता है, रूर नदी। और ये रूर नदी की जो घाटी है, रूर नदी घाटी, इसमें क्या होता है? कोयला का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक, ये रूर नदी जो घाटी है ये किस लिए यहाँ पे फेमस है? तो ये कोयले के उत्पादन के लिए। यहाँ पे पूरा लिखेंगे, जो रूर क्षेत्र की ये घाटी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए। और यहाँ से सर्वाधिक कौन सा कोयला निकाला जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा कोयला? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। और ये फेमस है यहाँ पे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत का रूर, पहले जर्मनी के बारे में थोड़ा सा, राजधानी अगर आपसे पूछे जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बर्लिन है यहाँ की राजधानी। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का रूर क्षेत्र, यहाँ से भी कोयला या फिर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा प्राप्त किया जाता है। भारत का रूर क्षेत्र, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ये आप लोग ये नाम से ये मत समझिएगा कि ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, छोटा नागपुर पठार ये भारत का रूर क्षेत्र है। अब अगर आपसे पूछे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत
कहाँ का फेमस है, और आप लोग एक नदी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, राइन नदी, ये कहाँ का फेमस है, तो ये दोनों चीज फेमस है कहाँ पे, जर्मनी में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी की दोनों फेमस चीजें हैं जो एग्जाम में टपकता है बहुत बार। अब ये देखिए, अब इसका रिवीजन करेंगे कि रूर क्षेत्र कहाँ का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये जर्मनी का है। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, बर्लिन है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रूर नदी घाटी है, यहाँ पे प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए, और बिटुमिनस टाइप का कोयला यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और राइन नदी दोनों कहाँ पे है, ये है आपके जर्मनी में। कौशल विकास कार्यक्रम का नया नाम क्या है, तो देखिए जो कौशल विकास कार्यक्रम है उसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये योजना वगैरह जो है ये इकोनॉमी में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री ये है आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब कुछ योजनाओं के बारे में यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, तो योजनाओं के बारे में लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे ये कौशल विकास योजना पूछे कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में शुरू हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था, अटल पेंशन योजना ये कब शुरू हुआ था, तो ये भी 2015 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सुकन्या योजना कब शुरू हुआ था, सुकन्या योजना, इसके तहत 10 वर्षीय छोटी बच्चियों को क्या बोलते हैं, खाता खुलवाया जाता था, उसमें बीमा कराया जाता था, बीमा टाइप का होता है, खाता खुलवा के बैंक में, और उसमें कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाता है, फिर आगे चल करके ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है जो बच्ची की शादी या पढ़ाई के लिए काम आती है। ठीक, अब ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप शादी के लिए इकट्ठा करेंगे पैसा बच्ची के, कि उसके पढ़ाई के लिए। हृदय योजना अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ था, तो ये भी 2015 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन ये योजना कब शुरू हुआ था, तो ये भी 2014 में शुरू हुआ था। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो डेट पूछी जाती है कि ये कौन सी योजना कब शुरू हुआ था। तो देखिए जो कौशल विकास कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसको कहा जाता है, और ये 2015 में शुरू हुआ था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था, 2015 में। उसके बाद सुकन्या योजना 2015 में, हृदय योजना 2015 में, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2014 में। अब यहाँ पे कार्यक्रम या योजना दोनों का मतलब एक ही होता है, और कार्यक्रम या योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमने आपको बताया। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पे परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे शासक हैं आपके अवध के, और अवध के शासक को ऐसी मान्यता मानी जाती है कि अगर अवध के शासक का जो निर्वासन हो रहा है तो उसको मतलब इस रूप में लिया जाएगा, इस तरह से मतलब शोक व्यक्त किया जाएगा जैसे शरीर से आत्मा बाहर निकल रही है। तो ये अवध के लिए है ये चीजें। तो अब अवध के बारे में क्या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए अवध के बारे में सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अब इनकी पत्नी का नाम भी मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है एग्जाम के लिए, तो जो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। इनकी पत्नी का नाम क्या है, बेगम हजरत महल। ये इनकी ही पत्नी थी जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी लखनऊ से। कहां से नेतृत्व की थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। तो इनकी रानियां तो तीन रानियां थी, ऐसे मतलब बुक में तीन रानियां मिलती हैं जिनमें फेमस हैं, केवल फेमस है कौन, बेगम हजरत महल। और वो भी क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया था, जो कुछ करता है कुछ बड़ा करता है उन्हीं का नाम होता है। बाकी आते हैं लोग मतलब जीवन जीते हैं फिर चले जाते हैं, उनका कोई मतलब आने जाने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब इनके बेटे का नाम अगर आपसे पूछे क्या है, तो इनके बेटे का नाम बिरजिस कादिर है। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके बेटे का नाम बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर भी पूछे किसके बेटे थे, तो वो आपके वाजिद अली शाह के बेटे थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके अवध को कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। तो अवध को जो है 1856 में
डलहौजी ने कौन सा आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप। कौन सा? कुशासन का आरोप लगा करके। कुशासन का मतलब क्या कि मतलब सही तरह से शासन ये नहीं कर रहे हैं, तो ये आरोप लगा करके ये ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में विलय कर लेता है। विलय नीति डलहौजी की है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विलय नीति किसने, इसी के तहत, विलय नीति के तहत ही इन्होंने मतलब शामिल किया था। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को, तो ये अवध से संबंधित है। अवध के अंतिम नवाब के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। इनके अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, पत्नी का नाम बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति लड़ा था, इस वजह से ये फेमस हैं। बाकी रानियां इनकी 3 थी, किसकी? वाजिद अली शाह की। और बेटे का नाम बिरजिस कादिर था, बेटे का नाम बिरजिस कादिर था। अवध के बारे में बात करें, 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, फिर ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न आ चुका है इकोनॉमी से। क्या कह रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी देखिए अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले तो बात यही पूछी जाती है, कैसा कर है जीएसटी? अप्रत्यक्ष कर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक। अब जीएसटी के बारे में अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के बारे में क्या पूछा जाता है, इसका विधेयक कब पारित होता है, सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका विधेयक, जीएसटी का विधेयक कब पारित हुआ? तो विधेयक के बारे में जब पूछे तो 2015 में इसका विधेयक आया था, पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के बारे में विधेयक कब पारित हो गया, अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के समिति कौन सी, जीएसटी से संबंधित समिति एक बनाई गई थी जीएसटी पे चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है विजय केलकर समिति। और ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी को संविधान में मतलब जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो ये भी बातें आप लोग बताएंगे। जीएसटी को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित था, जो कि 2016 में हुआ था। और इसे अनुच्छेद नंबर जो संविधान में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद में ही जोड़ेगा, 279A में इसे जोड़ा गया, 269A में, 279A में जोड़ा गया। ठीक। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किस राज्य में किया गया था, सर्वप्रथम लागू किस राज्य में किया गया था, अब कब लागू किया गया था, तो ये भी बातें, दोनों चीज पूछी जाती है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ, कहाँ पे? असम में, असम राज्य में भारत के लागू हुआ था। तो ये सारी बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी पूछा गया है जीएसटी किस तरह का कर है, एग्जाम में पूछा गया है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये पूछा गया है एग्जाम में कि विधेयक कब आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से संबंधित केलकर समिति, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जीएसटी से संबंधित संशोधन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और छठवीं बात, इस किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ये पांचवी बात ये भी पूछा गया। छठवीं बात है जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किसने कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। और सातवीं बात हो गई कि जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो असम राज्य में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? ट्रिगवेली तो पहले सचिव हैं, वर्तमान समय जो है उनका नाम है एंटोनी गुटारेस। क्या है? एंटोनी गुटारेस। और एंटोनी गुटारेस के बारे में दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी कि ये किस राज्य के हैं, मतलब किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब ये इनका दूसरा वाला कार्यकाल है, मतलब सेकंड टाइम, मतलब एक बार बन चुके हैं, दूसरी बार भी इनका कार्यकाल चल रहा है। 2 बार ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव लगातार बने हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले महासचिव कौन थे, तो इसके जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्रिगवेली। क्या नाम था? ट्रिगवेली। और ये अगर आपसे पूछे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक, ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ के बारे में थोड़ी सी चीजें देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ में सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें 193 सदस्य देश हैं। अब सबसे नवीन सदस्य देश यूएनओ का अगर आपसे पूछे, तो सबसे नवीन जो सदस्य देश है यूएनओ का वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, राजधानी जुबा है। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे इसके 6 अंग हैं। और एक बात आप
आपसे पूछे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप पे है। कहाँ पे, मैनहट्टन द्वीप पे है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। ये पहली बात हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और फिर चौथी बात अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके सदस्य कितने हैं, तो 193। उसके बाद पांचवी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, नवीन सदस्य कौन है, दक्षिणी सूडान। छठवीं बात, इसके अंग कितने हैं, तो 6 अंग है। सातवीं बात, इसके आप लोग पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। आठवीं बात की इसका हेडक्वार्टर किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप। और नौवीं बात आपसे पूछे कि नौवीं बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसके पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली। और 10वीं बात हो गई कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के। तो इतनी सारी चीजें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है, तो ये कारण बन सकता है आपके निकट दृष्टि दोष के। कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें दूर वाला चीज तो अस्पष्ट दिखता है, दूर वाला चीज जो है अस्पष्ट दिखता है, लेकिन जो नजदीक वाला चीज है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर वाला जो चीज है वो मतलब स्पष्ट नहीं दिखता, स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जो निकट वाली चीज है ना, निकट वाली चीज, ये क्या होता है, स्पष्ट दिखता है। तो इसमें अंतर होता है थोड़ा सा। अब इसके निवारण के लिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें, निकट वाली चीजें जो है वो स्पष्ट दिखेंगी, लेकिन दूर वाली चीजें स्पष्ट नहीं दिखेंगी। अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष में अगर आपसे पूछे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाएगा। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रेटिना पे प्रतिबिंब रेटिना पे वैसे तो सामान्य तौर पे बनता है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना से पहले। और यहाँ पे नेत्र लेंस का जो फोकस है वो कम हो जाता है, नेत्र लेंस का फोकस है क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक, और इसके निवारण के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी बातें आप यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमने आपको बताया। ये साइंस का प्रश्न है, साइंस में फिजिक्स में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। तो क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की अधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकती है, तो ये निकट दृष्टि दोष के कारण बन सकती है, पहला बात। और निकट दृष्टि दोष में पूछे दूर की चीजें क्या होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, जबकि निकट की चीजें क्या होती हैं, तीसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पष्ट दिखता है। फिर चौथी बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो कम हो जाता है। ठीक, अब पांचवी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के। उसके बाद छठी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन मतलब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अब कुछ दिवसों के बारे में हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ दिवस, कुछ पुस्तक, कुछ दिवस, कुछ पुस्तक, कुछ लेखक, कुछ त्योहार, इन सभी के बारे में पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अब दिवसों के बारे में क्या क्या चीजें आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर के दिन 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। एड्स दिवस कब, अगर आपसे पूछे एड्स दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। एड्स से संबंधित जो टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 29 अगस्त को। कब मनाते हैं, 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। अगर आपसे पूछे कि योग दिवस, यहाँ पे लिखेंगे योग दिवस कब मनाते हैं, योग दिवस तो ये मनाते हैं 21 जून के दिन, योग दिवस। अब एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 मई के दिन। कब मनाते हैं, 22 मई के दिन। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। और उसके बाद तीसरा बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त के दिन। उसके बाद योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून के दिन। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वो 22 मार्च के दिन। तो ये कुछ 6 बातें इस प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। कौन वेब ब्राउजर नहीं है, वाह 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 वाह। तो देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, इसको आप लोग को समझने की जरूरत है। देखिए वेब ब्राउजर उसे कहते हैं जो वेबसाइटों तक हमको पहुंचाता है। और वेब ब्राउजर अलग होते हैं, सर्च इंजन अलग होते हैं। सूचनाओं को सर्च किया जाता है सर्च इंजन पे, लेकिन वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एक माध्यम होते हैं जो वेबसाइट तक हमको पहुंचाते हैं। आइए देखिए वेब ब्राउजर कौन नहीं है, तो ऑप्शन कुछ भी होगा। पहले देखिए वेब ब्राउजर क्या है, तो देखिए वेब ब्राउजर में आएगा जैसे गूगल क्रोम हो गया आपका, यहाँ पे आप लोग यूज करते होंगे लैपटॉप में या फिर फोन में भी चलता है, गूगल क्रोम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज ऐसे करके होता है, माइक्रोसॉफ्ट एड ऐसे करके होता है। और ये जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो एज है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके जगह पे ये आया है माइक्रोसॉफ्ट एड, ऐसे ई करके ऐसे होता है, ऐसे करके बना होता है। तो ये देखिए उसके बाद आपका हो गया मोजिला हो गया, मोजिला भी चलता है लैपटॉप में। मोजिला यहाँ पे फास्ट नेट मतलब यहाँ पे ब्राउजिंग होती है मोजिला में। फिर उसके बाद फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स, ये सभी क्या काम करते हैं, ये सभी जो है वेब ब्राउजर हैं। फायरफॉक्स हो गया। इसके बाद आपको क्या हो गया, ओपेरा, ओपेरा भी आप लोग चलाते होंगे, ओपेरा ओ करके इसका सिंबल रेड कलर का होता है, ओपेरा। ये सभी क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। सॉरी ये सभी क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। जबकि सर्च इंजन अलग होता है, सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन क्या है, जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू क्या है, सर्च इंजन है, अलग सर्च इंजन है। उसके बाद एक और हो गया आपका याहू डक गो, एक ऐसे करके है सर्च इंजन, डक गो। पहले सही से लिख दें, एक तो नाम उठपटांग या एक तो सही से लिखाया नहीं जा रहा है। तो देखिए डक गो ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। इसके अलावा आप लोग क्या याद रखेंगे, बिंग क्या है, ये भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सर्च इंजन हो गए और वेब ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर हो गए। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, उसके बाद ओपेरा हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है या फिर इसमें से सर्च इंजन कौन से नहीं है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या चीज बताया, तो यहाँ पे ढेर सारी प्रश्न मैंने बताया। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में आप लोग अंतर याद रखेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर, कमेंट करके बताएंगे हमें। टेलीग्राम आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।